अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। प्रोग्राम में आज अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। क्या आईएमएफ अब इस हद तक पाकिस्तान के मुआशी मामलात में इंटरफीयर कर रहा है कि पाकिस्तान के आइन में तब्दीली के हवाले से आईएमएफ ने सजेस्ट किया है? इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी जानिब इलेक्शंस को लेकर एक के बाद एक दरखास्त सामने आ रही है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में हल्काबंदी केस की समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील कमर अफजल ने कहा कि इंतखाबी हल्काबंदी के हवाले से गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब तो इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी हो चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इंफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासर होगा। और इससे पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर मुस्लिम लीग नवाज और उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने एतराजात उठाए, सवालात उठाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में डिले चाहती है। ये मामला क्या है आखिर? इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी जमहूरी कुव्वतें हैं जो इलेक्शंस को डिले करना चाहती हैं और इस अमल से क्या अगराज़ो मक़सद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं? प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में मुआशी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और आईएमएफ की तरफ से जो ये खतरे की घंटी बजाई गई है इसका क्या मतलब है और क्या मुतालबा है, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली बदर साहब और सेनेटर गौस न्याज़ साहब हमें मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रहे हैं और हम पाक अफगान इश्यूज पर भी कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। अली बदर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इलेक्शंस के डिले को लेकर दरख्वास्तें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर फैसला सुनाया गया। गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया कि इलेक्शंस डिले नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नवाज का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शंस डिले हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नून लीग ये तकाजा कर रही है कि इलेक्शंस वक्त पर ना हो। सर, पीपल्स पार्टी की इस पर क्या पोजीशन है और आपको क्या लगता है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अली बदर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन का स्केड्यूल दें, और उन्हीं की काविशों की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से ये इलेक्शन का स्केड्यूल और इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है। और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इस मुल्क के अंदर अगर कोई जमात नहीं लड़ना चाहती, कोई डिले टैक्टिक्स यूज करना चाहती है, पीपल्स पार्टी उसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करेगी। सर, वो कौन सी जमात है? कोई भी जमात हो, हमें नहीं पता कौन जमात कोशिश कर रही है और कौन सी जमात ये पीछे बैठ के क्या साजिशें कर रही है, हमें नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अगर तमाम जमातें चाहती हैं तो उनको खुल के सामने आके मैदान में लड़ना चाहिए और इलेक्शन में आवाम के वोट जिसको पड़े, जिसको जिता दे, वो आए, अपनी हुकूमत बना ले। पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुत्तफिक है कि तमाम जमातों को चाहिए कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर आके बात करे, ना कि अपनी कोई पीछे बैठ के साजिशें करे और मामलात करे। अगर कोई जमात ऐसा कर रही है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, कुछ रोज पहले तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि नून लीग वो सियासी जमात है जो इस वक्त फेवरेट है या लाडले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कहीं पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे खदशात हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। किसी हद तक अब चूंकि डेट अनाउंस हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर वाज़ेह फैसला आ चुका है, पीपल्स पार्टी खदशात किसी हद तक कम हुए अब? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जिस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड और इस खदशात का इजहार किया था, उसकी वजह यह थी कि 88, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 18 तक में तो आज तक कभी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। उन्होंने तो ये गिला करना ही छोड़ दिया अब लेवल प्लेइंग फील्ड का। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, अगर हम 88 में, 93 में, 2008 में इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाई है तो हम इंशाल्लाह अभी भी बनाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि इन तमाम खदशात के बावजूद, इन तमाम जो रिजर्वेशन के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 12 दफा ये कह चुके हैं
कि इस मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए ये जरूरी है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और ये जो तासुर था पहले कि एक जमात को फैसिलिटेशन दी जा रही है, वो तो बात चीज अब खुल के यहाँ हो गई है कि उसको बिल्कुल सपोर्ट की जा रही है और वो सारा मामला है। तो हम तो, अगर बिलावल साहब तो ये बात पहले अर्ज कर चुके हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर किसी एक मामले के लिए तमाम पॉलिटिकल नेशनल इंटरेस्ट के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए उन्हीं जमातों को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सियासी मकासद, सियासी जमातों को, सियासी स्टेक होल्डर्स, अली बदर साहब, पॉलिटिकल फोर्सेस को ये इस्तेमाल करते हैं? क्यों जाते हैं ऐसी फोर्सेस के पास, ऐसे स्टेक होल्डर्स के पास, फैसला करने वाली कुफ्तों के पास? सर मामला ये है, मैं सर सवाल आपसे करना चाहता हूं, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठा दिया है और एलामिया जारी किया गया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते, और फिर इसकी तफसील भी इस एलामिया में जो है वो जारी की गई है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि जो आरओज और डीआरओज है इलेक्शंस में वो जुडिशरी से हो, और दूसरी सियासी जमातों के भी खदशात इस तरह से सामने आते रहे हैं, और जिस तरह बार काउंसिल का हमने जिक्र किया, अब सारी सूरत हाल तो इस तरफ इशारा कर रही है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इन इलेक्शंस में उनको एतबार ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। माहौल इस तरह का है, हवा इस तरह की है, और इस पर नून लीग के खदशात के जनाब हमारे या इलेक्शंस के हवाले से साजिश हो रही है किसी तरह से। देखिए, इलेक्शन की साजिश अगर कोई कर रहा है तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए, और इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर चुके हैं कि यू हैव टू इंश्योर द फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन पाकिस्तान, बिकॉज इसके लिए उन अथॉरिटीज का इस मामले को हल कराना और इस मामले को सुपरवाइज करना, इंश्योर करना कि इस मुल्क में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अगर किसी जमात को किसी अथॉरिटी से, और या सुबह ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो अदमे नो कॉन्फिडेंस किया है, देखिए उनके पास अपने खदशात होंगे या कोई इंफॉर्मेशन होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस विल हैव टू इंश्योर, बाकी ये खदशात जो भी आते हैं उसको दूर किया जा सकता है। जैसे ये आरओज या डीआरओज के थे, जुडिशरी को सुपरविजन के लिए रखना चाहिए, और बाकी जो भी मैकेनिज्म प्रोसेसेस हैं उसको इलेक्शन कमीशन उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसकी ट्रांसपेरेंसी तो को कोई उनको मामला जो है कि उनको दी जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो करे, और जमातों का भी यही काम है कि अगर वो आपको इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है तो उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए। आज तक तो पाकिस्तान के अंदर कोई इतने अच्छे इलेक्शन नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे करने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में और इस मुल्क के अवाम के लिए ये जरूरी है, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम और इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जरूरी है कि जिसको अवाम वोट डाल दे उसको हुकूमत दे दी जाए, और इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं तकरीबन नून लीग के सिवा या उनके जो इत्तेहादी हैं जिनके साथ नून लीग का अब बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस हो चुका है, सभी सियासी जमातों की तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर या लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, या 8 फरवरी का जो इवेंट होगा, 8 फरवरी का जो दिन होगा जब वोटर घर से निकलकर बैलेट बॉक्स में अपना वोट कास्ट करेगा, उस दिन को लेकर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। अब मैं ये जरा तफसील सामने आपके रख दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा क्या है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया है। गुजरावाला में भी आबादी के तनासुब के बरखिलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तर्ज अमल आम इंतखाबात की
सालमियत के लिए संगीन शुबहात को जन्म देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तर्ज अमल से ऐसा इंतखाबी माहौल जन्म ले रहा है जिसमें शफाफियत दिखाई नहीं दे रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी लीगल टीम जा चुकी है। जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर या नईम हैदर पंजोदा साहब और जो दीगर उनकी लीगल टीम के मेंबर्स हैं पहले ही वो रुजू कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने जब बुलाया और वो मुलाकात के लिए नहीं गए तब भी बहुत से सवालिया निशान हमारे सामने आए। सेनेटर गौस न्याजी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सेनेटर गौस न्याजी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पीटीआई के खदशात, पाकिस्तान बार काउंसिल के खदशात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात, दीगर सियासी जमातों के खदशात, कुछ मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही है। इलेक्शंस की शफाफियत को लेकर अगर कोई सियासी जमात खामोश है तो वो मुस्लिम लीग नवाज है। आपको ये लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर भी होंगे, शफाफ भी होंगे और जिसको वोट कास्ट किया जाएगा वोट उसी का गिना जाएगा? बाकी सर तमाम स्टेक होल्डर्स के, या अगर सब नहीं तो ज्यादातर जो इस प्रोसेस का हिस्सा बनने वाले हैं, उनके शकूक व शुबहात क्यों सामने आ रहे हैं बार बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि आप देखें सारे कराइन देखें, उसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फुली कमिटेड है और उसने वक्त पे हल्का बनने की लिस्टें की। फिर जब अपीलें हुई तो वो भी वक्त पे दो वो जो है ना अपना हल्का बनियाँ की, और फिर आप इलेक्शन शेड्यूल भी वक्त पे दिया। तो ज़ाहिर ये लगता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। बाकियों को क्यों नहीं लगता सर? बाकियों को बस जो जिसकी पोजीशन कमजोर हो जिस पे, तो फिर ज्यादा वो वावेले मचाता है, हर चीज को वो मशकूक उसने बनाना है। आवाम के आंखों में धूल तो झोंक रही है ना कि जी इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हुकूमत इन्वॉल्व हो रही है, इंतजामिया प्रेशर डाल रही है। उन्हें तो यही कहना है। हम तो अपने खामोश कैंपेन जो है ना मियाँ साहब जो है अपनी इंटरव्यू करें और दिसंबर के आखिर में जलसे जरूर शुरू हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इलेक्शन का मैदान सज जाएगा। सारी चीजें वक्त के साथ बिल्कुल टाइम पे चल रही हैं। देखो, जब थोड़ा सी हाई कोर्ट ने स्टे दिया और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उन्होंने मतलब बातों बातों में जो दरख्वास्त गुजार था और जो जज साहब थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की मतलब शोकाज इशू हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कराना चाहती है और ये इस इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होंगे। ठीक है, सेनेटर गौस न्याजी साहब और जुल्फ़िकार अली बदर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बड़ा अहम इशू जो कि पाकिस्तान की मईशत से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को लेकर इसने बहुत से सवालात उठाए हैं, वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर आइन में तरमीम की जाए। अब ये तरमीम किस तरह की होगी, इस पर तो हम मुआशी माहिरीन से बात करेंगे कि IMF ने मुतालबा क्या किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मामला क्या इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अब IMF बिना किसी झिझक के और जरा सी हिचकिचाहट के बगैर ही पाकिस्तान को डिक्टेट करेगा कि आप अपने आइन में किस तरह से तब्दीली करें। पाकिस्तान के अवाम पर जो टैक्सेस लगाए गए, पाकिस्तान की अवाम पर जिस तरह से बोझ बिजली महंगी करके, पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा करके पहले डाला गया, क्या अब आइन में तरमीम होगी? IMF के कहने पर डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही सर आपको? हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करें डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। मैं आपके सामने चंद चीजें रखना चाहता हूं इसी IMF और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ जो चीजें इस वक्त इंटरलिंक्ड हैं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त IMF का मकरूज है और IMF ने अब ये कर्ज रिकवर करना है, तो जो 16 महीने के दौर में पाकिस्तान को डिक्टेट किया जाता रहा और पाकिस्तान को जो हिदायत दी गई IMF की जानिब से, उसका बोझ आज भी पाकिस्तान के आम आदमी के कंधों पर है। यानी अगर पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, टैक्स लगाया गया और तनख्वाहों पर भी जो है वो टैक्स डिडक्शन हुई, तो जाहिर है कि IMF की ये डायरेक्ट हिदायत थी पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट को। और अब ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, ये किस तरह से इस पर अमल होगा और क्या ये वाकई एप्लीकेबल है भी? डॉक्टर हसनैन जावेद साहब साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, IMF ने आइन में तरमीम का मुतालबा कर दिया पाकिस्तान से। Oh, I'm so sorry, dude.
जी, आपकी आवाज आ रही। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर हसनैन जावेद साहब के साथ हमारा राब्ता बहाल हुआ है, दोबारा राब्ता मुनक़ता हुआ था किसी टेक्निकल एरर की वजह से। डॉक्टर साहब, ये क्या मुतालबा किया आईएमएफ ने? आइन में किस तरह से तरमीम फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर? ठीक है, राब्ता हमारा दोबारा मुनक़ता हुआ, जैसे ही बहाल होता है हम इस पर बात करते हैं। और इस हवाले से एक अहम जुड़ी हुई खबर यह है कि जिस तरह से 16 महीने में जो पीडीएम का दौर था, जिस तरीके से पॉलिसी बनी, अब ये जो निगरान सेटअप है जनाब निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में, तो पेट्रोल को महंगा करने के हवाले से खबरें सामने आई और टैक्सेस बढ़ाने के हवाले से खबर सामने आई कि आईएमएफ की नुमाइंदा ने कहा है कि पाकिस्तान में तनख्वाहों पर टैक्स बढ़ाए जाएं और जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी बढ़ाया जाए, लेकिन इसकी भी तरदीद सामने आई है। और जो निगरान सेटअप है उसने 2 मरतबा अपने इस मुख्तसर से दौर में पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की है और बिजली की कीमतें बढ़ाने से भी उन्होंने इनकार किया। अब लगता यह है कि जो 16 महीने पीडीएम का दौर था उसकी निस्बत इस निगरान सेटअप में अवाम को किसी ना किसी हद तक अगर रिलीफ बज़ाहिर नहीं मिला तो उन पर मजीद बोझ भी नहीं डाला गया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, माहिर मौशत साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में माहिर मौशत डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईएमएफ ने अब पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया है, किस आईनी तरमीम का जिक्र किया गया है और क्या निगरान हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो आईएमएफ की डायरेक्शन पर कोई इस तरह का इकदाम उठाए, या इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत तश्कील पाएगी आईएमएफ का ये मुतालबा डायरेक्टली निगरान हुकूमत से नहीं बल्कि आने वाली हुकूमत से था। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपको अगर आवाज आ रही है तो सर इस पर कमेंट कीजिए कि आईएमएफ ने क्या मुतालबा किया पाकिस्तान से। जी, मैं सबसे पहले मुतालबे पे आ जाता हूं और फिर आपके दूसरे पार्ट की कि निगरान हुकूमत होगी या जो रवां हुकूमत होती है, ये दोनों को जो है वो मानना पड़ेगा या नहीं। पहली बात तो ये है कि ये रवां हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो, आईएमएफ की जो 23वीं दफा आप जा चुके हैं, इसके मुताबिक आपको उनकी सारी शराइत मानना ही होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईएमएफ ने मांगा है, अमेंडमेंट मांगी है आर्टिकल 84 के अंदर। आर्टिकल 84 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसके अंदर वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे सकती है। और मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का आपको जो है इम्बैलेंस बताना चाहता हूं कि सारे के सारे जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो आपसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेती हैं, यानी जो उनका जो बजट के अंदर आपको पैसा मिलता है उसके अलावा टोटल जीडीपी का 15% आपसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेती हैं। तो इस तरीके से टोटल फिस्कल मामला जितने भी आपको बजट दिया जाता है वो सारा का सारा इम्बैलेंस हो जाता है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये आर्टिकल 84 बनता है। इसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा है कि आपके जितने भी आपके फंड्स हैं, ग्रांट्स आ रही हैं पूरी दुनिया से, जितनी आपने ग्रांट्स दी है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उस पर ऑडिट करके आपको दे। और इसके अलावा जो इलिसिट किस्म का मनी और बाकी सारे मामलात हैं वो और एक्सचेंज जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स करने के लिए कहा। तो आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अब जो है वो बेहतरी है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। असल मामला ये है कि हम फ्रीज पे लग चुके हैं। आप आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं, आपके पास वजारत खजाना की कोई जरूरत नहीं, आपको निगरान हुकूमत की कोई जरूरत नहीं, आपको रवां हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आपकी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं आईएमएफ की तरफ से। आर्टिकल 84 समेत बहुत सारे और आर्टिकल हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूंगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सर आपसे ये सवाल यहां पर करना चाहता हूं कि आपने कहा कि आईएमएफ की शराइत तो मानना पड़ेंगी। एक अवाम का सवाल ये है, अवामी सवाल इस वक्त, कि 16 महीने जो पीडीएम का दौर हमने देखा उसमें तो मुतअद्दिद मरतबा पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, मुल्क में इस तरह की सूरत हाल के आम आदमी सड़कों पर आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन अब निगरान सेटअप में हालात कदरे मुख्तलिफ हैं और अगर ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया तो मजीद बोझ भी उन पर नहीं डाला जिसकी तवक्को की जा रही थी।
क्या लगता है कि जो डायरेक्शन हमें आ रही थी आईएमएफ की तरफ से उसको मानने से इनकार किया निगरान हुकूमत ने, या फिर आईएमएफ की तरफ से भी जरा इस जो निगरान हुकूमत का सेटअप है इस पर हाथ हल्का रखा गया? नहीं, मानने से इनकार नहीं किया इन्होंने। हाँ किए ना किया है, डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील आईएमएफ के हाथ में। आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है, आपको यहां से समझ आ जाएगी, जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में नहीं है बल्कि सरप्लस में है। आप मुझसे सवाल करेंगे कितना सरप्लस में है, कि क्या हमारा करंट अकाउंट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, या फॉरेन रिजर्व जो है वो कोई तकरीबन 22 अरब बिलियन डॉलर पे चले गए? ऐसा नहीं है, चंद मिलियन डॉलर आपके बढ़े हैं उस वजह से, क्योंकि हर चीज तो आपने फ्रीज कर दी। इधर से इंपोर्ट आपने खोल दी, एक्सपोर्ट्स आपकी टके की नहीं है, और ये सारे मामला चल के जो है वो आईएमएफ ने आपको फ्रीज में लगा दिया है। फ्रीज में क्यों कह रहा हूं, उसमें आप ये समझ लीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट 22% पर है, और टोटल आपने जो ग्रांट्स भी लिए हैं वो इतने ज्यादा बड़े पैसों पे लिए हैं कि आपको टोटल जमूद का शिकार कर दिया, आप जम गए हैं, आपको फ्रीज कर दिया है। टेक्निकली आप अगर समझना चाहें तो अगर आप ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आईएमएफ ने डायरेक्ट स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं यहां आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पे एक और गलती जो निगरान हुकूमत ने की थी उस पर भी उनकी पकड़ हुई आईएमएफ की तरफ से, जिसमें 17 अरब 61 करोड़ डॉलर की जो सालाना हदफ की निस्बत 5 माह में 24% फंड्स मिले। इक्तिसादी अमूर की जो मुताबिक सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर दिए, इसके अलावा 4 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ और जराए से मिले। इसके अलावा जो सऊदी अरब ने 50 करोड़ डॉलर की सहूलत दी, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में बैरून मुल्क से 40 करोड़ 74 लाख डॉलर हासिल हुए, और आलमी बैंक ने, एडीबी समेत आलमी इदारों ने 78 करोड़ 66 लाख जो है वो डॉलर मिले। इस तरीके से आप कुल आलमी मालियाती इदारों का रवा माली साल 5 अरब 33 करोड़ डॉलर मिलने का तखमीना है। चीन, फ्रांस, जापान, अमेरिका समेत दीगर मुल्कों ने 8 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम किए। तो आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे फंड का जो है वो सबसे बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे पड़ा है। ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब आपको देना पड़ेगा तो आप तो मजीद इसके अंदर बैकलैग पे चले गए। तो इसके अलावा मैं आपको और बात बता दूं कि डॉक्टर साहब ये जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये आईएमएफ ने अब जो पाकिस्तान से मुतालबा किया है इसका क्या मतलब है, ये किस तरह का तकाजा है? आईएमएफ इस हद तक अब इन्फ्लुएंस रखता है, और जरा समझना मैं आपसे ये चाहता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत हद तक फर्क, ये देखें सारा इंबैलेंस किसकी तरफ से है? पाकिस्तान की तरफ से। फ्यूल प्राइस इस वक्त कम करने चाहिए थे, आपने ज्यादा बढ़ा दिए। इसहाक डार ने पिछले दौर के अंदर भी, अगले आने वाले दौर के अंदर भी यही काम किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरोइंग नहीं करनी चाहिए थी, इसहाक डार साहब ने बोरोइंग की। फिर पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने फिर बोरोइंग की। अब स्टेट बैंक को उन्होंने ऑटोनमस बॉडी बना दिया कि आप ऐसा नहीं ले सकते। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक छोटा सा इदारा ले लें, पाकिस्तान इंडस्ट्री टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर है पिटाक, उसका जो है वो सालाना पड़ता है तकरीबन 40 करोड़ उसको दे देते हैं। अब वो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी तकरीबन 10 करोड़ की और मांग लेता है। इस तरह ये मैंने एक इदारा बताया, इस तरह आपके 202 के करीब जो है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंगवाती हैं, जो कि मुकम्मल गलत है। पाकिस्तान के साथ जाती है, पाकिस्तान के लोगों के साथ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट 22% पर है। 22% से जब ये कट कर 9 या 10 पे आ रहा है, तो आईएमएफ भी तो आपको यही कह रहा है कि अपना इंटरेस्ट रेट 22 से हटाकर 9 और 10 पर नीचे लेकर आए। तो आप तो नहीं लेकर आ रहे, आप तो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे ले रहे हैं। अब आपको मेरे ख्याल में मैं समझाने में कामयाब हो चुका हूं कि ये मामला है वो 15% ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है। तो आप इतनी बड़ी जो है वो अपने हुकूमती और सियासी मामलात के अंदर दे रहे हैं, तो इससे क्या है, अगले 2 साल के लिए आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली, आपकी बेरोजगारी हद पे चली गई, आपकी महंगाई ऊपर चली गई, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर है। आप एक और फॉर्मूला मेरे से सुन लीजिए, वो ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इंडस्ट्री नहीं लगती, और जब इंडस्ट्री नहीं लगती अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस टाइम पे पूरी दुनिया में सब बड़ा रेट का सारे टेक्निकल लोग हमारे लोग पाकिस्तान छोड़ हैं। लेकिन पाकिस्तान होता है तो जो सियासी जमातें हैं उनका स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान होता है, और इस मर्तबा भी जो नून लीग का बयानिया वो ये है कि हम काफी हद तक मुआशी तरक्की कर चुका था, आईएमएफ से अब बाहर आ चुके, और वो रेफर करते हैं उस वक्त की कीमतों को, और अब वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आएगी
तो दोबारा से वही दौर रिवाइव होगा। और यही बयानिया या यही आप समझ लें कि इलेक्शन स्लोगन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई भी यही करती है, लेकिन चीजें और हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम सियासी तौर पर आ जाए तो उससे मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। उसके लिए जो है वो संभल कर चलना पड़ेगा, जज्बाती मामलात से निकलना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान जो है वो आईएमएफ आपके अगेंस्ट नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए। और आपको 23वें प्रोग्राम के बाद 24वां प्रोग्राम भी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं आईएमएफ के बगैर आपका खजाना नहीं चल सकता। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी आपने देखा होगा कोई सियासी जमात आपने किसी से सुना है कि उसके पास इकोनॉमिक प्लान है, इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है? सवाए सब पाकिस्तान के अंदर डॉलर बिल्कुल नहीं है, सवाए मांगने तांगने के अलावा, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो, मांगने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन आईएमएफ ने आपसे यह भी डिमांड किया कि आप स्टेबल 5 साल की गवर्नमेंट दें जिससे हमारा पूरा प्रोग्राम तय हो। स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने हैं, 3 बिलियन अब देने हैं, 3 बिलियन बाद में देने हैं। 9 महीने के अंदर उन्होंने 3 बिलियन डॉलर को डिस्पर्स करना था। उसके अलावा जो आपने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने जितने मुल्कों का मैंने ऊपर अभी आपको बताया, उन सब से पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खराब क्रेडिट रेटिंग आपने दी है। तो ये पाकिस्तान से कितना बड़ा जुल्म है, आप मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, माहिर मुआशियात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आप कुछ बात करते हैं बैनुल-अक़वामी उमूर पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हालिया कुछ अरसे से तनाव का शिकार दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से खैर सगाली का मुजाहरा किया। अगर पाकिस्तान ने गैर मुल्की तारकीन वतन को अपने मुल्क में पनाह दी तो मुकम्मल तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत का क़याम हुआ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखने को मिला। वो दहशतगर्दी जिस पर अफवाज पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा लिया था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद, हमें उसी तरह से दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात देखने को मिले। और आज ये ताज़ा रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है कि अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने का सबूत भी मंजर-ए-आम पर आ गया है। और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का जो आर्टिकल डिस्कस किया था, जो उन्होंने एक बरतानवी अखबार में लिखा है, उससे बहुत सी चीजें वाज़ेह होती हैं और हमने तफसीलन उस पर बात की थी। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, गैर मुल्की को निकालने वक्त की अहम जरूरत थी, ये निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब इसकी वजाहत भी दे चुके हैं और बारहा इस पर बात भी जाती है। पाकिस्तान में सियासी हलकों की जानिब से इस पर तनकीद की गई और कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बहुत तनकीद बनाया। लेकिन ये किस कदर, सवाल यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं वो इस वक्त इस इक़दाम के बाद किस मोड़ पर खड़े हैं और उनका क्या मुस्तकबिल होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो आपने जिस तरह बहुत जामिया इब्तदाई कलमात में बताया कि बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल के दौरान जो मौजूदा काबुल इंतजामिया है वो अपनी जो आलमी बरादरी के हवाले से अमूमी तौर पे और पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने में यकसर नाकाम नजर आ रही है। खुसूसन कि उनकी टेरिटरी से जो बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस खत्ते के और भी ममालिक बल्कि आलमी बरादरी को काफ़ी ख़तरात उनसे दरपेश हैं। और हमने आप जानते हैं कि 2.5 साल में बहुत आला सतही सफारती मिशन भी भेजे, उनको समझाने की भी कोशिश की। लेकिन जिस तरह आपने भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल का हवाला दिया, तो मैं समझता हूँ उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये बात है कि जब मौजूदा काबुल इंतजामिया ने पाकिस्तान को जवाब में ये कहा कि पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक हकीकत पसंदाना इस सिचुएशन का जायजा लिया ऑन द बेसिस के मौजूदा अफगान हुकूमत क्लियरली नहीं चाहती, शायद मेरे ख्याल में सियासी इरादे की कमी है, पॉलिटिकल विल की कमी है कि वो टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक क्लियरली स्टैंड ले और उनके ऊपर क्रैक डाउन करे। तो इसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने एग्जैक्टली टू पुट अवर ओन हाउस इन ऑर्डर, हमने अपने घर को खुद महफूज करना है, तो हमने 3 स्टेप्स लिए। एक बात यह है कि जनाब हमने एक मजमुई, एक जामिया अंदाज में मल्टी प्रॉन्ग
काउंटर टेररिज्म एक स्ट्रेटजी डेवलप की, हिकमत अमली डेवलप की, जो कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में IBO के तहत चल रही है। दूसरा पहलू ये था कि हमने, जिस तरह आपने भी हवाला दिया, कि जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पहले उनको रजिस्टर किया जाए और वॉलंटरी ऑप्शन दी जाए कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। लेकिन फिर जो लोग नहीं गए बदकिस्मती से, सहूलत से जिन्होंने फायदा नहीं उठाया, तो अब एक बाज़ाब्ता, एक मुनज़्ज़म तरीके से बावकार अंदाज में उनको सहूलतकारी के तहत वापस भेजा जा रहा है। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, उसका बड़ा गहरा गठजोड़ है, जो स्मगलिंग से, क्राइम से और किसी हद तक जो बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, तो उसके कलाकमा करने के लिए भी हमने एक बैक वक्त जो है ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर भी क्रैकडाउन किया, ताकि जो टेरर फाइनेंसिंग का मामला है वो भी हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, उसके तहत हम जो माली मावनत है दहशत तंजीमों की उसको भी कम करें। तो ये तमाम मामला जो हमने किए, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपना घर महफूज करना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी दूसरे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। अलबत्ता चूंकि मौजूदा अफगान हुकूमत एक गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैये करती रही है और वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर रही, तो उसके जो मनफी असरात हैं उससे अपने मुल्क को बचाना पाकिस्तान की बहुत अहम कौमी सलामती की जिम्मेदारी है। तो मैं तो के वक्त गुजरने के साथ वो ज्यादा संजीदगी से इन मामलात को देखेंगे और दोनों मुल्कों की जो खैर सगाली के तारीखी ताल्लुकात हैं वो बतदरीज बहाली की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी जो उनका रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली वो अनफॉर्चुनेट है। सर, समझने की इसमें बात यह है कि पाकिस्तान में एक बहुत तवील अरसे ये बहस चलती रही कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, और दोनों में डिफरेंस है। एक स्कूल ऑफ थॉट का अभी भी ये ख्याल था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होगी, अमेरिका का इनखला होगा, तो पाकिस्तान में भी अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या जो फाटा के ट्राइबल एरियाज अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जुड़े हुए हैं जिनके, अब वहां पर अमन भी आएगा, वहां पर हमें प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी। लेकिन हकीकी तौर पर मामला इसके बिल्कुल बरक्स गए। और अभी क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से TTP के सेफ हेवन्स वहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज हुई, असलहा भी इस्तेमाल हुआ अफगानिस्तान से आया हुआ, ये रिपोर्ट अभी सामने आई है आज, और जिस तरह से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया अपने आर्टिकल में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आप क्या समझते हैं कि जो TTP और वहां पर अफगान तालिबान की हुकूमत है उनमें कोई वाज़ेह फर्क नहीं है और दोनों की पॉलिसी कमोबेश एक ही है? देखिए, जो गठजोड़ है, मैं यूं कहूंगा, अफगान तालिबान और TTP के दरमियान, वो 3 एतबार से है। एक तो देखें कि उनका जो मकतब फिक्र है, जो आइडियोलॉजी है, वो एक ही है, और बहुत से TTP के जो सरकर्दा रहनुमा हैं और लीडर्स हैं, उन्होंने जो अफगान तालिबान की नजरियाती क़यादत है उसके हाथ पे बैत भी की हुई है, तो ऑब्वियसली एक सिंपथी भी है। दूसरा कल्चरल फैक्टर भी है कि कल्चरली भी ये दोनों जो तंजीमें हैं, ये बहुत करीबी, इनकी सोच, अंदाज़े फिक्र, वर्ल्ड व्यू मिलता जुलता है। और तीसरा, जो ऑपरेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो मिड रैंकिंग और लोअर रैंक्स में बहुत से जो इनके मिलिटेंट हैं वो कभी एक तंजीम में होते हैं, कभी दूसरी तंजीम में होते हैं। और चौथा फैक्टर ये इसीलिए कि जो बहुत तादाद में जो मगरबी अफवाज असलहा छोड़ के गई थी यहाँ पे, जिसके बारे में तवक्को थी और उम्मीद थी कि अफगान को सिक्योर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो आपको खुले बंदो TTP उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में। तो इससे ये बात साबित होती है कि या तो उनका कंट्रोल अफगान तालिबान के इस असलहे पे नहीं है, या उन्होंने खुली छूट दी हुई है, इस असलहे को वो दे देते हैं अफगान तालिबान TTP को कि जब भी उन्होंने हमले के लिए इस्तेमाल करना हो। तो ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत तशवीशनाक हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि एक ज्यादा हकीकत पसंदाना और जामे अंदाज में इस वक्त एक जो हिकमत अमली की गई है कि हमने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन मिलिट्री के जरिए भी करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इंटेलिजेंस के जरिए भी करने हैं,
सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए भी इसको सपोर्ट देनी है। पैगाम पाकिस्तान के तहत नजरियाती तौर पे भी इनको आइसोलेट करना है और डिप्लोमेटिक सतह पे भी एक दबाव रखना है अफगान तालिबान के ऊपर कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। अफगान तालिबान की हुकूमत जब तक अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात हो सकते हैं? सिफारती ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात, और जाहिर है कि हम अपने बॉर्डरिंग कंट्री में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी नहीं उसको देख सकते कि अगर पहले इंडिया के साथ हमारे मामलात हमेशा से खराब है, अगर अफगानिस्तान के साथ भी बराह रास्त इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन होगी अफगान हुकूमत की, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में मामला जो है वो बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। आप बतौर एक एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि आने वाला क्या मुस्तकबिल बताता है? अफगानिस्तान के साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात होंगे? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जियोपॉलिटिकल लॉजिक से ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि बैक वक्त दोनों बॉर्डर्स को हम इनसिक्योर या हॉट करना हमारे मकसद नहीं है। अलबत्ता जो मौजूदा हमारी सोच है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम कोई अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है, उसके दुश्मन नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सिर्फ अपने मुल्क की कौमी सलामती को बेहतर और महफूज बनाना चाहते हैं उन खतरात से जो जिनसे पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से सामना है। अलबत्ता हम सिफारती सतह पे उस पर जोर देते रहेंगे और साथ ही साथ अब चूंकि बतदरीज बदकिस्मती से जो दहशतगर्दों की सरगर्मियां हैं अफगानिस्तान से, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर ममालिक, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो, एशिया ममालिक, रूस, यूरोप, अमेरिका को भी तशवीश में बहुत इजाफा हो रहा है। तो तदरीज अफगानिस्तान अब इस खित्ते और आलमी सतह पे एक बढ़ता हुआ मसला है। तो मैं समझता हूं कि दीगर ममालिक भी इस हवाले से अपना रोल प्ले करेंगे और दबाव डालेंगे अफगान हुकूमत पे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अफगान हुकूमत को खुद ये समझना जरूरी है कि उसका एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल खुद उसके मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है, ताकि वो एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अक़वामे आलम में पहचाना जाए और उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और कॉपरेशन मिले, जिसके जरिए से न सिर्फ उनकी हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हो बल्कि अवाम की खुशहाली और सलामती का सफर भी शुरू हो। तो ये बात जितनी जल्दी उनकी हुकूमत और उनके हुकाम को समझ आ जाएगी, उतना मैं समझता हूं न सिर्फ उनके लिए बेहतर है बल्कि इस खित्ते के लिए भी बेहतर है। सर, मैं चंद इवेंट्स जो है वो नाजरीन के सामने रखना चाहता हूं। जो रिपोर्ट आज मंजर आम पर आई है, अफगानिस्तान से जो असला पाकिस्तान पहुंचा, 12 जुलाई को जोब गैरिजन में होने वाले हमले में के असलहे का इस्तेमाल किया, जबकि को अमेरिका से ही टीटीपी दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। इसके अलावा 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस हमले में दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असला गैर मुल्की साख्ता था और 12 दिसंबर को डीआई खान में दहशतगर्दों ने नाइट विजन गॉगल्स और अमेरिकी राइफल्स का भी इस्तेमाल किया। टांग में 15 दिसंबर को होने वाले दहशतगर्द हमले में भी जदीद अमेरिकी असलहा इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा फिर 15 दिसंबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से जदीद अमेरिकी हथियार बरामद हुए और यह असलहा प्याज की बोरियों के अंदर छुपाया गया। सर, ये एक गुज़श्ता चंद महीनों में ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात है इनमें इजाफा हुआ है और तमाम बराह रास्त जो है वो उसका जो नेटवर्क है वो अफगानिस्तान से हमें ऑपरेट होता हुआ नजर आ रहा है और इसको पाकिस्तान के इदारे भी इस्टेब्लिश भी कर चुके हैं, इसको दिखा भी चुके हैं, दुनिया के सामने भी रख चुके हैं, हकीकत दुनिया जान चुकी है। लेकिन इस पर खामोशी क्यों है और अफगानिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान ही क्या मना कर सकता है या उसकी तवज्जो इस अहम तरीन मसले पर मबजूल करवा सकता है? बहुत अहम सवाल किया। देखें, इसके 4 पहलू हैं, मुख्तसरन आपको बताता चलूं। पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 2.5 साल पहले जो बहुत उजलत में और एक तरह से किसी हद तक अनप्लैंड और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के तहत जो मगरबी अफवाज का इनतला हुआ था, आपको याद होगा कि उसके बहुत सारे आईसैफ जो कोलिशन पार्टनर्स भी थे, वो भी यूनिलैटरली अपने तौर पे उन्होंने अपने अफवाज और अपने हुकाम को निकाला था और बहुत कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आया था उस उजलत में जो इनकला हुआ था मगरबी अफवाज का। और उसके वो पीछे जो है जो लेटेस्ट इतलात हैं वो तकरीबन 4,37,000 के करीब असलहे के जो मुख्तलिफ तरह के जो असलहा है वो छोड़ के गए थे, जिसकी मालियत जो है वो अरबों डॉलर में है।
लेकिन डेफिनेटली उसको सिक्योर वो नहीं कर सके थे। लेकिन दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफगान हुकूमत जो मौजूदा है ये उसकी जिम्मेदारी है कानूनी और सिफारती और उसकी खुद अपनी कौमी सलामती के लिए कि वो उस तमाम असलहे को सिक्योर और कंट्रोल और मैनेज करें ताकि वो खुद उनके मुल्क के अंदर भी उनके मफादात के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान या दीगर ममालिक में के खिलाफ वो असलहा इस्तेमाल हो। ये दूसरी बात है। तीसरा पहलू ये है कि यूं लगता है जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो एक चूंकि ये तसलसल से जिस तरह आपने भी बताया ये इस्तेमाल होता रहा है, इससे यूं लगता है कि TTP का बहुत गठजोड़ है और उनको ये अमरीकी असलहा खुले बंदो आसानी से दस्तयाब है जो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल आलमूर हमारे साथ, बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।